Good morning students and my dear friends, today is 2nd of November 2023 Thursday. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की पीडीएफ चाहिए तो आप इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25x। थॉट ऑफ द डे इज व्हेन वी स्ट्राइव टू बिकम बेटर देन वी आर, एवरीथिंग अराउंड अस बिकम्स बेटर टू। आज के मिंट पेपर की 11 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड की 15 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और आज के डिस्कशन में हम 15 न्यूज़ आर्टिकल्स ही कवर करेंगे। तो देख लेते हैं आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। जीएसटी अक्टूबर हॉल सेकेंड हाईएस्ट एट ₹1.72 ट्रिलियन। तो इस बार अक्टूबर के महीने में सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट ने कलेक्टिवली 1.72 ट्रिलियन का जीएसटी रिवेन्यू रीप किया है और ये पिछले साल से 13% ज़्यादा, यानी पिछले साल अगर हम अक्टूबर के मंथ का जीएसटी कलेक्शन देखें तो उस कलेक्शन से 13% ज़्यादा जीएसटी कलेक्शन इस बार अक्टूबर के महीने में हुआ है। और जब से जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ यानी 2017 से लेकर के अभी तक का ये सेकेंड हाईएस्ट मंथली कलेक्शन है जीएसटी रिजीव में। तो अक्टूबर के मंथ में हमें एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज जीएसटी कलेक्शन में देखने को मिल रहा है। और अगर हम इस बार के पूरे अभी तक के ईयर का फुल जीएसटी रिसीट की बात करें या ओवरऑल जीएसटी रिसीट की बात करें तो इस बार का जो जीएसटी रिसीट है दैट आर इन लाइन विद 10.5% ऑफ नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट, जैसा कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपने बजट में प्रोजेक्ट किया था। तो प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग ही इस बार जीएसटी कलेक्शन हो रहा है। इस बार बजट में ही एस्टिमेट किया गया था कि जो जीएसटी कलेक्शन है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करेगा और नॉमिनल जीडीपी अप्रॉक्सीमेटली 10.5% तक का जीएसटी कलेक्शन होगा। और उसी के लाइन में ही जीएसटी कलेक्शन हो रहा है, जो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि जो भी टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के केस में जो भी रिफॉर्म्स लिए गए थे, जो भी मेजर्स लिए गए थे टैक्स कंप्लायंस को इम्प्रूव करने के लिए, उसमें हमें रिजल्ट देखने को मिल रहा है, उसमें हमें आउटपुट देखने को मिल रहा है। तो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में एफिशिएंसी इंक्रीज होने की वजह से, कंजप्शन इंक्रीज होने की वजह से फाइनल जो जीएसटी कलेक्शन है उसमें हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। और अगर एवरेज ग्रॉस मंथली जीएसटी कलेक्शन की बात करें फॉर फाइनेंशियल ईयर 24, तो एवरेज ग्रॉस मंथली जीएसटी कलेक्शन फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए 1.66 ट्रिलियन है। एवरेज मंथ में, हर मंथ में अप्रॉक्सीमेटली इतना कलेक्शन हुआ है, जो कि पिछले साल के एवरेज से 11% ज़्यादा है, यानी फाइनेंशियल ईयर 23 के एवरेज से 11% ज़्यादा है। तो मिड ईयर कलेक्शन में जो ये इंक्रीज देखने को मिल रहा है दैट इज चीयर फॉर इकोनॉमी। और इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अभी इंक्रीज हुआ है और जिस तरीके से ऑनगोइंग फेस्टिव सीजन चल रहा है इसमें भी हमें आगे आने वाले टाइम में कंजप्शन इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। कंजप्शन इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली जो रिवेन्यू है, टैक्स रिवेन्यू, जीएसटी कलेक्शन, वो भी इंक्रीज होगा। तो बेसिकली जो इनडायरेक्ट टैक्स में हमें ये इंक्रीज देखने को मिल रहा है, ये गवर्नमेंट का रिवेन्यू, टैक्स रिवेन्यू इंक्रीज करेगा। और कल की न्यूज़ में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन और नॉन टैक्स कलेक्शन दोनों ही इंक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को अपना फिस्कल डेफिसिट टारगेट अचीव करने में हेल्प मिल रही है। इस बार का जो फर्स्ट हाफ का फाइनेंशियल ईयर 24 के जो फर्स्ट हाफ का फिस्कल डेफिसिट रहा है वो 39% ऑफ टारगेट रहा है। तो कहीं ना कहीं फिस्कल प्रूडेंस और कंसोलिडेशन का दिख रहा है हमें, गवर्नमेंट अपने फिस्कल डेफिसिट के टारगेट को अचीव करने में, मिनिमाइज करने में सक्सेसफुल रही है। और उसका सीधा रीजन ये है कि जो टैक्स और नॉन टैक्स रिवेन्यू कलेक्शन है गवर्नमेंट का वो इंक्रीज हो रहा है। और जैसा कि डेटा से भी दिख रहा है कि अक्टूबर के मंथ में एक सिग्निफिकेंट जीएसटी कलेक्शन हुआ है। और हम सभी जानते हैं इंडिया में इस समय फेस्टिव सीजन चल रहा है, तो अपकमिंग मंथ में भी जो कंजप्शन है वो इंक्रीज होगा। कंजप्शन इंक्रीज होगा, इट सिंपली मींस कि फिर से जो इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है वो इंक्रीज करेगा। इसके अलावा कई सारे एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि कई सारे जो टैक्स डिस्प्यूट्स थे फाइनेंशियल ईयर 17 और 18 के, वो भी सेटल हुए हैं, जिसकी वजह से ये कलेक्शन इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। तो कई सारे टैक्स डिस्प्यूट कलेक्शन का इम्पैक्ट भी हमें जीएसटी कलेक्शन पे मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें जो हाई एंड ऑटोमोबाइल्स हैं उनकी भी सेल इंक्रीज हुई है अक्टूबर के मंथ में, जिसकी वजह से जीएसटी कलेक्शन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो रहा है। यानी हाई एंड ऑटोमोबाइल, टैक्स डिस्प्यूट सेटलमेंट,
तो इन सारे कई फैक्टर्स की वजह से मैं अक्टूबर के मंथ में जीएसटी कलेक्शन इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई फॉल्स टू एन 8 मंथ्स लो। तो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई यानी मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स का डेटा पब्लिश हुआ है अक्टूबर मंथ का, और उसके अकॉर्डिंग 55.5 पीएमआई रहा है, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई रहा है, जबकि पिछले मंथ यानी सितंबर में इट वाज 57.5। तो सितंबर के मंथ से इस बार अक्टूबर के मंथ में हमें मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई में फॉल देखने को मिल रहा है, और ऐसा कहा जा रहा है कि ये फॉल पिछले 8 महीनों का लोएस्ट पॉइंट है। मतलब पिछले 8 महीनों में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ये लोएस्ट पीएमआई है अक्टूबर के मंथ में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा है कि इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज हैं वो अक्टूबर के मंथ में कम पेस से या स्लोएस्ट पेस से ग्रो करी। 50 के ऊपर का पॉइंट है तो ग्रोथ तो है, एक्सपेंशन तो है, बट इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस 8 मंथ इस बार जो एक्सपेंशन है वो कम है। तो पिछले 8 महीनों का लोएस्ट ग्रोथ है ये मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई में, और इसका सीधा रीजन जो बताया जा रहा है दैट इज स्लोइंग डिमांड इन कंज्यूमर गुड्स सेगमेंट। तो प्राइवेट सर्वे के अकॉर्डिंग जो कंज्यूमर गुड सेगमेंट है उसमें डिमांड स्लो हुई है पिछले मंथ के कंपैरिजन में, जबकि फेस्टिव सीजन चल रहा है। हालांकि अगर नए ऑर्डर्स को देखें तो नए ऑर्डर्स जो हैं वो भी लोवेस्ट हैं इस पर्टिकुलर ईयर में, और कॉस्ट प्रेशर कंपनीज पर इंटेंसिफाई हो रहा है। इट मीन्स जो रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट गुड्स हैं उनकी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। इसके अलावा नए ऑर्डर्स में और कंजप्शन में स्पेशली कंज्यूमर गुड सेगमेंट में उतना ज़्यादा हमें अपटिक देखने को नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई में अक्टूबर के मंथ में हमें फॉल देखने को मिल रहा है। हालांकि 50 से ऊपर का एवरेज 50 के ऊपर है, अभी भी तो एक्सपेंशन है, अभी भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं है सेक्टर में, और जो लॉन्ग टर्म एवरेज है, लॉन्ग रन एवरेज है दैट इज 53.9 उससे भी ऊपर है। तो एक हमें डिसेंट ग्रोथ रेट देखने को मिल रही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, लेकिन पिछले 8 महीनों से अगर कंपेयर करें तो डेफिनेटली ये जो ग्रोथ है ये स्लोएस्ट है। और इसी S&P के सर्वे के अकॉर्डिंग जो जॉब क्रिएशन है वो भी अप्रैल के मंथ से अभी तक का स्लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया। इट मीन्स अब चूंकि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज नहीं हो रही, कंपनीज के पास नए ऑर्डर नहीं है, तो इट इज क्वाइट रैशनल और लॉजिकल भी है कि भाई कंपनीज के पास जॉब भी नहीं है। तो जॉब क्रिएशन जो है वो भी अप्रैल से लेकर के अभी तक के अपने स्लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया है, विद 4% ऑफ कंपनीज हायरिंग एडिशनल पीपल, जबकि 95% जो है वो किसी भी तरह की नई हायरिंग्स या नए रिक्रूटमेंट नहीं कर रही हैं। तो जब नया बिजनेस नहीं है, नया ऑर्डर नहीं है, तो एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है। बहुत सीधी सी बात। तो बिजनेस कॉन्फिडेंस जो है वो अपने 5 मंथ्स के लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया है, और रीजन जो यही है कि इन्फ्लेशन हो रही है, कॉस्ट प्रेशर है कंपनीज पर, और जो डिमांड है कंज्यूमर गुड सेगमेंट में वो भी इतने पेस से इंक्रीज नहीं हो रही। कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो ग्लोबल इवेंट हैं, जो ग्लोबल ट्रेड है, उसमें स्लो डाउन का इम्पैक्ट जो है इंडियन इकोनॉमी पर देखने को मिल रहा है। तो जो जियोपॉलिटिकल टेंशन और जो रिसेशनरी कंडीशंस वेस्टर्न इकोनॉमीज में ब्लो कर रही हैं, उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमें इंडियन इकोनॉमी पर विजिबल हो रहा है। हालांकि जैसा कि पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली जो इंडियन इकोनॉमी है वो इम्पैक्ट नहीं करेगी निगेटिव टर्म्स में, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 of Mint paper. Young more comfortable with credit than older. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डेटा के अकॉर्डिंग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डेटा की एनालिसिस करी गई है, और उसके अकॉर्डिंग जो इंडियन बोरोवर्स हैं दे आर गेटिंग यंगर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो अब जो यंग जनरेशन है वो क्रेडिट लेने में बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल नहीं है, दे आर मोर कंफर्टेबल विद क्रेडिट कार्ड्स और क्रेडिट प्रोडक्ट्स इन कंपैरिजन टू द ओल्डर जनरेशन, जिसकी वजह से जो बोरोवर्स की एवरेज एज है, इंडियन बोरोवर्स की एवरेज एज है वो रिड्यूस हो जा रही है। सो विद पीपल मोर टेकिंग आउट देयर फर्स्ट लोन इन देयर वेरी मिड एज ऑफ 20s। तो जो नई स्टडी है उसके अकॉर्डिंग 20s की एज में ही इंडिविजुअल्स जो हैं वो अपना फर्स्ट लोन ले रहे हैं, जबकि ये जो एवरेज एज थी ये पहले ज़्यादा थी। पहले लोन को लेकर के, लोन प्रोडक्ट्स को लेकर के, क्रेडिट को लेकर के बहुत स्केप्टिकल थी सोसाइटी, बहुत अच्छा नहीं माना जाता था लोन, किसी भी तरह के लोन को लेना। लेकिन अब वो जो थॉट है या बोल सकते हैं जो अप्रोच है सोसाइटी का वो चेंज हो रहा है, एंड नाउ बोरोवर्स आर गेटिंग
ever younger. So people born in 1990s and currently in their mid 20s or early 30s took their first credit product at the age of 23 according to the survey done by Market Paisa Bazaar. और इसी तरह से 22% of the respondent has take their first personal loan, 24% took the credit card even before turning at the age of 24. तो जो पहले स्केप्टिकल थी सोसाइटी की लोन्स को लेकर के, क्रेडिट ट्रैप को लेकर के, अब ये तो अप्रोच है थोड़ा सा चेंज हो रहा है. तो कहीं ना कहीं अब इस न्यूज़ का रेलेवेंस क्या, अगर हम इस न्यूज़ के रेलेवेंस की बात करें तो इंडिया इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. एक यंगेस्ट कंट्री है विद एवरेज एज ऑफ 24 और 25 एवरेज एज है इंडियंस की. तो डेफिनेटली ये जो स्टडी है ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही है कि आगे आने वाले टाइम में जो क्रेडिट फर्म्स हैं, फाइनेंशियल फर्म्स हैं, जो क्रेडिट प्रोडक्ट्स ला रही हैं, डिफरेंट क्रेडिट सर्विसेज ला रही हैं, क्रेडिट कार्ड जैसी फैसिलिटीज़ ला रही हैं, क्विक लोन जैसी फैसिलिटीज़ ला रही हैं, उनके लिए आगे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, ह्यूज मार्केट है. क्योंकि अब जो इंडियन कंज्यूमर है उसका प्रेफरेंस, उसका अप्रोच क्रेडिट कार्ड्स, क्रेडिट प्रोडक्ट्स, क्रेडिट सर्विसेज को लेकर के चेंज हो रहा है, जो कि पहले ऐसा नहीं था. और स्पेशली अगर हम देखें तो रिटेल लोन्स जो हैं उसमें हमें सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिल रहा है. पिछले 2-3 सालों से कंटिन्यूअसली रिटेल सेगमेंट में, रिटेल जो लोन सेगमेंट है उसमें एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है. और इसी वजह से जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें एक अच्छी खासी ग्रोथ रेट है, और ग्रोथ रेट है इसी वजह से इंडियन बैंकिंग सेक्टर जो है वो फ्लरिश कर रहा है. अगर आप रेगुलर हैं न्यूज़ चैनल में तो आपको पता होगा कई बार हमने इस एस्पेक्ट को कवर करने की कोशिश करी है. सो दिस इज द बोरोइंग नंबर और द ट्रेंड ऑफ बोरोइंग अमंग यंग्स. तो 2-व्हीलर लोन, क्रेडिट कार्ड्स, पर्सनल लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स, गोल्ड लोन्स, हाउसिंग लोन्स, इन सबको लेकर के पैसा बाजार ने एक स्टडी करी है और उसके अकॉर्डिंग सैलरीज और सेल्फ एम्प्लॉयड को कैटेगराइज किया, कितना लोन लोग ले रहे हैं, इंडिविजुअल जो सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है. तो हम देख सकते हैं ये नंबर ईयर बाय ईयर जो है ये प्रॉबली हमें इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है और सिग्निफिकेंट है लगभग हर एज में. ये दिस इज द मीडियन एज, दिस इज द एज एंड दिस इज द लोन कैटेगरी. तो यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट. डेफिनेटली आपको ये डेटा याद करने की जरूरत नहीं है. दिस डेटा यू कैन यूज, दिस इंफॉर्मेशन यू कैन यूज टू सब्सटेंशिएट योर डिस्क्रिप्टिव आंसर्स. अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम मिंट. कार मेकर्स हिट सेल्स रिकॉर्ड इन अक्टूबर. ये न्यूज़ हम ऑलरेडी भी मिंट में कवर कर चुके हैं कि जो कार डील्स हैं, जो कार सेल्स हैं, उन्होंने वो अक्टूबर के मंथ में सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करी है. पिछले कई टाइम से ऑटोमोबाइल सेक्टर वेट कर रहा था इस फेस्टिव सीजन का. फाइनली फेस्टिव सीजन की वजह से मंथली सेल जो है अक्टूबर की मंथ में वो इंक्रीज हुई है सिग्निफिकेंटली. और सबसे ज़्यादा इंक्रीज जो है हमें वो रूरल डिमांड में देखने को मिल रहा है. तो चिप की जो शॉर्टेज थी पैंडेमिक के बाद से वो भी अब ओवरकम हो गई है और रूरल सेगमेंट में एक सिग्निफिकेंट डिमांड की वजह से अक्टूबर मंथ में कार मेकर्स ने रिकॉर्ड सेल जो है वो रजिस्टर करी है. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. होल्डर्स ऑफ गोल्ड बॉन्ड टू रीप दिवाली बोनेंजा. तो पोटेंशियल ₹300 करोड़ दिवाली बोनेंजा अवेट्स इन्वेस्टर्स इन द वेरी फर्स्ट ट्रांच ऑफ SGB that took off modestly 8 years ago but have since enamored investors with return rivaling those of stock market. तो ऐसे इन्वेस्टर्स जिन्होंने SGB में इन्वेस्ट किया, व्हाट इज दिस SGB? दैट इज सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, जो कि जनरली फिजिकल बॉन्ड का ऑल्टरनेटिव होते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में. सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो इशू किया जाता है, इट्स लाइक अ सर्टिफिकेट जिनका वैल्यू जो है वो गोल्ड के वैल्यूएशन से एसोसिएट होता है. तो ऐसे इन्वेस्टर्स जिन्होंने इन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है, उनके लिए दिवाली में एक सिग्निफिकेंट बोनेंजा देखने को मिल रहा है. अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएं तो 30 नवंबर 2015 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फर्स्ट ट्रांच के अप्रॉक्सीमेटली 914 kg के गोल्ड बॉन्ड इशू किए थे ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट हेयर मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट. और उसमें से ये जो 914 kg के जो SGB इशू किए थे उसमें से 54 kg के बॉन्ड जो हैं वो अभी तक रिडीम किए जा चुके हैं और अप्रॉक्सीमेटली 160 kg के जो बॉन्ड हैं वो आउटस्टैंडिंग हैं. और अब वो बॉन्ड जो हैं वो मैच्योर हो रहे हैं. दे आर रेडी फॉर रिडम्पशन विद रिटर्न ऑन पार विद स्टॉक. तो इफ इंटरेस्ट कंपोनेंट ऑफ दीज बॉन्ड इज एडेड टू देयर कैपिटल गेन. तो अब ये जो दिवाली है इसमें जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ये बोनेंजा या एक बहुत अपॉर्चुनिटीज टाइम है. क्योंकि अगेंस्ट द इशू प्राइस क्या था? 2684 पर ग्राम की रेट से इशू प्राइस था 24 कैरेट के गोल्ड का, जो कि अब इस समय 6100
से ऊपर हो चुका है पर ग्राम। तो डेफिनेटली जो एनुअल रिटर्न मिल रहा है इन्वेस्टर्स को 10.92% का मिल रहा है। और गवर्नमेंट ने इस स्कीम को बहुत ज़्यादा प्रमोट करने के लिए एडिशनल 2.75% का इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी ऐड किया था। तो नाउ यू कैन सी कि अगर हम 10.92 और प्लस 2.75 को करें तो अप्रॉक्सीमेटली 12.99% का रिटर्न जो है इन इन्वेस्टर्स को इस बार उनके गोल्ड बॉन्ड पर मिलेगा, एसजीपी पर मिलेगा। तो डेफिनेटली दिस दिवाली इज गोइंग टू बी द बोनांजा फॉर गोल्ड इन्वेस्टर्स। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। टाटा स्टील पोस्ट ₹6,511 करोड़ लॉस ऑन पोर्ट तालबोट इंपेयरमेंट चार्ज। तो टाटा स्टील लिमिटेड ने मंडे को अपने रिजल्ट्स, फाइनेंशियल रिजल्ट्स पोस्ट किए और उसके अकॉर्डिंग अभी तक का सबसे हाईएस्ट क्वार्टरली जो लॉस है फॉर 2 फिस्कल ईयर्स वो टाटा ने रिपोर्ट किया। अप्रॉक्सीमेटली 6,358 करोड़ का इंपेयरमेंट चार्जेस ऐड होने के बाद दो स्पेशली जो डीकार्बोनाइजेशन प्रोजेक्ट जो है पोर्ट टालबोट उस पर जो लगा था जो प्लांट यूके में, उसके बाद टाटा को एक सिग्निफिकेंट लॉस हुआ है बिकॉज ऑफ दिस इंपेयरमेंट चार्ज एट यूके प्लांट। आप देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल, पहला आर्टिकल जो कि पेज नंबर 4 पर दिया हुआ है और इसी के साथ हम पेज नंबर 4 पर दिया हुआ एक और आर्टिकल कवर करेंगे जो कि दोनों ही सेम कंटेक्स्ट से रिलेटेड है। पहला आर्टिकल क्या है? सर्विस ट्रेड सरप्लस बाउंस बैक इन सितंबर क्वार्टर। तो सर्विस ट्रेड को लेकर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो रीसेंट डेटा रिलीज हुआ है उसके अकॉर्डिंग इंडिया का जो सर्विस ट्रेड सरप्लस है वो बाउंस बैक किया है इन द क्वार्टर ऑफ सितंबर क्वार्टर यानी क्वार्टर 2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24। और इससे पहले क्वार्टर यानी क्वार्टर 1 यानी जून का जो क्वार्टर था उस क्वार्टर में जो सर्विस ट्रेड सरप्लस था वो फॉल किया था और ये फॉल पिछले 3 क्वार्टर का लोएस्ट फॉल था। तो फाइनली क्वार्टर 1 में फॉल के बाद हमें इंडिया के जो सर्विस ट्रेड है उसमें सरप्लस देखने को मिल रहा है और इस अप्रॉक्सीमेटली 26.6% का ग्रोथ रेट है इन कंपैरिजन टू लास्ट क्वार्टर, इन कंपैरिजन टू प्रीवियस क्वार्टर, इन कंपैरिजन टू जून क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24। तो कितना रहा सितंबर क्वार्टर में इंडिया का जो सर्विस एक्सपोर्ट रहा, सर्विस ट्रेड रहा, तो अप्रॉक्सीमेटली $83.4 बिलियन का सर्विस एक्सपोर्ट जो है इंडिया ने सितंबर के मंथ में सर्विस एक्सपोर्ट के केस में अचीव किया ये नंबर, वाइल द इंपोर्ट इज टू $43.4 बिलियन। तो जो सर्विस इंपोर्ट रहा वो 43.4 बिलियन रहा, इंपोर्ट 83.4 बिलियन। हम देख सकते हैं सिग्निफिकेंट सरप्लस हमें सर्विस ट्रेड के केस में देखने को मिल रहा है, लीडिंग टू सर्विस ट्रेड सरप्लस अप्रॉक्सीमेटली $40 बिलियन। तो $40 बिलियन का सरप्लस रहा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हमने ज़्यादा सर्विसेज एक्सपोर्ट करी इन कंपैरिजन टू इंपोर्ट। और मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप देखें इंडिया के बैलेंस ऑफ पेमेंट के सिस्टम में तो इंडिया सर्विसेज के केस में मोस्ट ऑफ द टाइम हम सरप्लस की सिचुएशन में रहते हैं, लेकिन पिछले लास्ट जून में हमें ये सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखने को मिला था और गवर्नमेंट के लिए बहुत वरीसम सिचुएशन थी। हालांकि उसका रीजन भी था कि ग्लोबल जो इकोनॉमीज है, जो हमारे मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है सर्विसेज के केस में, उन सब में रिसेशनरी सिचुएशन चल रही थी, नए ऑर्डर जो थे वो नहीं पोस्ट किए जा रहे थे जिसकी वजह से सर्विस ट्रेड फॉल किया था। लेकिन अब धीरे धीरे सिचुएशन रिकवर कर रही है तो फाइनली हमें इंडिया का जो सर्विस ट्रेड सरप्लस है वो इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। हालांकि वाइल सर्विस एक्सपोर्ट्स रिमेन एट द सेम लेवल अ ईयर एगो, सर्विस इंपोर्ट्स वर द लोएस्ट इन 6 क्वार्टर्स। और अगर फर्स्ट हाफ के देखें यानी अप्रैल से लेकर के सितंबर तक का डेटा देखें तो हम 2 क्वार्टर्स की बात कर रहे हैं, क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 की। अगर हम दोनों क्वार्टर को कंबाइंड करके डेटा देखें तो सर्विस एक्सपोर्ट जो है वो 5.1% से ग्रो किया है और जो सर्विस इंपोर्ट है वो 9.1% से कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिसकी वजह से 14.7% का ग्रोथ हमें सर्विस ट्रेड सरप्लस में देखने को के फॉर्म में देखने को मिल रहा है। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ क्वार्टर 1 प्लस क्वार्टर 2 डेटा। और अगर इसी फर्स्ट हाफ में फाइनेंशियल ईयर 24 के फर्स्ट हाफ में अगर मर्केंटाइज एक्सपोर्ट को देखें, यानी मर्केंटाइज मतलब जो गुड्स का एक्सपोर्ट है उसको देखें तो उसमें हमें 8.8% का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। जो मर्केंटाइज इंपोर्ट है वो 12.2% से श्रिंक किया है और जिसकी वजह से जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो सिग्निफिकेंटली $150
15.6 बिलियन पर पहुंच गया। तो मर्केंटाइज एक्सपोर्ट हमारा श्रिंक कर रहा है, ट्रेड सरप्लस जो है वो इंक्रीज कर रहा है। हालांकि चूंकि मर्केंटाइज एक्सपोर्ट हम इंपोर्ट हम ज़्यादा करते हैं तो डेफिनेटली हम ट्रेड डेफिसिट की ही सिचुएशन में रहते हैं इन स्पाइट ऑफ दिस सर्विस ट्रेड सरप्लस। हाँ, हालांकि सर्विस ट्रेड सरप्लस होता तो है बट वो इतना नहीं होता कि वो मर्केंटाइज जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है उसको ओवरकम कर पाए। तो अगर हम ओवरऑल इंडिया का नेट एक्सपोर्ट या डिफरेंस देखें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में दोनों को मिलाकर के, गुड्स और सर्विसेज को मिलाकर के, तो दैट स्टूड एट $40.5 बिलियन इन द वेरी फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24, जो कि पिछले साल अप्रॉक्सीमेटली $75.3 बिलियन था। तो पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा सा डिक्लाइन है हमारे नेट एक्सपोर्ट में, लेकिन डेटा फिर भी बेटर है इन केस ऑफ सर्विस ट्रेड सरप्लस। So this is the upward situation in case of export import. You can just have the glimpse of it. This is the trade surplus including goods and services. अब इसी के साथ मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के बारे में भी दी हुई है इंफॉर्मेशन। एक क्लिप है, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई अपने 8 महीनों के स्लोएस्ट पेस पर पहुंच गया है। ये न्यूज़ हम ऑलरेडी मिनट पर कवर कर चुके हैं, रीज़न भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज ऑल्सो गिवन ऑन पेज नंबर 4। रुपी हिट्स फ्रेश क्लोजिंग लो ऑफ 83.29 as dollar index rises। तो इंडियन रुपी में फिर से हमें डेप्रिसिएशन देखने को मिला वेडनेसडे को, जिसकी वजह से इंडियन रुपी अपने नए क्लोजिंग लो पर पहुंच गया। अप्रॉक्सीमेटली 83.29 पर इंडियन रुपी क्लोज हुआ अगेंस्ट यूएस डॉलर। तो डॉलर इंडेक्स में इंक्रीज होने की वजह से इंडियन रुपी अपने लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया, नए लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया 83.29। और रीज़न, यूएस फेडरल रिजर्व आउटकम शेड्यूल आफ्टर मार्केट आवर्स एज पर द डीलर। और जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है वेस्ट एशिया में, जिस तरीके से क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, फॉरेन आउटफ्लो जो है उसमें हमें सेलिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है। इन सब ये वही जो जनरल रीजन पिछले 2-3 महीनों से चल रहे हैं, उन्हीं सारे रीज़न की वजह से लोकल करेंसी जो थी वो हमारी डेप्रिशिएट हुई है। तो प्रीवियस जितने क्लोजिंग लो थे वो उससे सबसे लोएस्ट पॉइंट पे पहुंचे। जैसे पहला अक्टूबर 16 में जो इंडियन रुपी लोएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया था वो था 83.28 और इंडियन करेंसी 83.26 पर सेटल हुई ऑन ट्यूसडे। उसके बाद वेडनेसडे को हमें ये एक हाई लोएस्ट पॉइंट देखने को मिला। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स भी 106.87 पर पहुंच गया वेडनेसडे को, जो कि ट्यूसडे को 106.02 था। तो डॉलर इंडेक्स में इंक्रीज होने की वजह से इंडियन रुपी डेप्रिसिएट हो रहा है। डॉलर इंडेक्स में या ग्रीन बैक जो करेंसी है जिसको हम यूएसडी डॉलर को ग्रीन बैक भी बोलते हैं, उसमें डिक्रीज क्यों हुआ, इंक्रीज क्यों हुआ, इस सब का रीज़न हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और अब चूंकि इंडियन रुपी जो है वो अपने नए लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया है, अब नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट ये जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स दे आर स्पेक्यूलेटिंग की हो सकता है अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इंटरवेंशन करे फर्दर रुपी को वीकन होने से। तो क्या करेगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिंपली इंडियन रुपी की सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट कर देगी, जिससे कि जो एप्रिसिएशन है थोड़ा सा होगा इंडियन करेंसी में, या अगर एप्रिसिएशन होगा तो हमें डेप्रिसिएशन में थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। तो प्रोबेबली मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर वेटिंग फॉर दिस इंटरवेंशन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड दिस इज द न्यू बम्प इन केस ऑफ रुपी वर्सेज डॉलर। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्प्स ऑफ इट। आप देख लेते हैं some short news articles from Business Standard, Festival lights up car sale, GST collection, ये दोनों ही न्यूज़ हम मिनट में कवर कर चुके हैं। अक्टूबर के मंथ में कार सेल इंक्रीज हुई है और GST कलेक्शन भी अपने सेकेंड हाईएस्ट पॉइंट तक कलेक्ट हुआ है। नेक्स्ट क्लिप देख लेते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 25 मे बी लोअर विद नो लॉफ्टी प्लान्स। तो सेंटर जो है वो फिर से डिसइन्वेस्टमेंट की प्रोसेस को मॉडरेट कर सकती है। तो अपकमिंग बजट यानी फाइनेंशियल ईयर 25 का बजट है, उसमें जो डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीडिंग्स रखी जाएंगी या जो डिसइन्वेस्टमेंट के टारगेट्स रखे जाएंगे वो प्रॉबेबली इतने एम्बिशियस नहीं हो सकते हैं, वो पिछले सालों के कंपैरिजन में लोअर हो सकते हैं। हालांकि जो ऑन गोइंग स्ट्रेटेजिक सेल्स चल रही हैं वो कंटिन्यू रहेंगी, चाहे वो आईडीबीआई बैंक की हो, तो वो सब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक वाइंड अप हो जाएंगी। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 24 में जो टारगेट रखा गया था अप्रॉक्सीमेटली 51,000 करोड़ का, प्रोबेबली उस डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट को इस फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट रिड्यूस करेगी बजट में। रीज़न प्रॉबेबली शायद यही है कि मार्केट कंडीशंस को देखते हुए और अपकमिंग जनरल इलेक्शन की वजह से इस बार डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट बहुत लुफ्टी या नहीं रखा जाएगा, बहुत एम्बिशियस नहीं रखा जाएगा और कोई बहुत नए प्लान्स जो हैं डिसइन्वेस्टमेंट के वो अभी फिलहाल के लिए फाइनेंशियल ईयर 24 में नहीं आएंगे। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। कांट लेट इनोवेशन गेट
ahead of regulation MOSIT at UKAI meet. The Ministry of State for IT और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आईटी मिस्टर राजीव चंद्रशेखरन ने वेडनेसडे को टेक्नोलॉजी इनोवेशन और एआई को लेकर के अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। तो बेसिकली 2 दिन की ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट यूके में हो रही थी, उसमें हमारे मिनिस्टर ने इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट किया उस 2 दिन के इवेंट में। और उन्होंने बोला कि जो भी नया रिजीम है, नया फ्रेमवर्क है, क्या कहते हैं, इन एआई प्लेटफॉर्म्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की अकाउंटेबिलिटी को इंक्रीज करने का, उसको कोलैबोरेटेड मैनर में बनाया जाना चाहिए। देयर इज अ नीड ऑफ न्यू रिजीम, क्योंकि जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन पेनिट्रेट कर रहा है सोसाइटी में, दैट पर्टिकुलर पेनिट्रेशन इनोवेशन डिमांड्स न्यू यूजर सेफ्टी फ्रेमवर्क, जिससे कि इन सारे प्लेटफॉर्म्स की अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करी जा सके और यूजर की सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके। तो चाहे एआई का यूज़ हो, चाहे ब्रॉडर जनरल इंटरनेट का यूज़ हो, नए प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। और टेक्नोलॉजी इनोवेशन को हम इतना लूज नहीं रख सकते या इतना अनरेगुलेटेड नहीं रख सकते। इनोवेशन को टारगेट करते हुए कि हमें इनोवेशन चाहिए और उस इनोवेशन के पीछे पढ़ते पढ़ते हम यूज़र के जो बेसिक राइट्स हैं उनको वॉयलेट करें या यूज़र के इंटरेस्ट को हार्म करें। तो डेफिनेटली रेगुलेशन से आगे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को नहीं होना चाहिए। रेगुलेशन जैसे ही इनोवेशन या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो, उसके लिए प्रॉपर रेगुलेशन होना चाहिए। अदरवाइज ये जो टेक्नोलॉजी है इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज हो सकता है और जो इवेंचुअल यूजर्स हैं उनको हार्म पहुंचाया जा सकता है। ऐसा यूके की एआई मीट में हमारे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स फॉर आईटी हैं उन्होंने बोला है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। एप्पल डेल अमंग 110 क्लियर टू इंपोर्ट लैपटॉप्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रॉक्सीमेटली 110 एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव कर दिए। 111 एप्लीकेशन आए थे, जिसमें से 110 एप्लीकेशन जो है वो गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिए हैं, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम है एप्पल, डेल, लिनोवो। क्या कैसे एप्लीकेशन है? बेसिकली इन कंपनीज ने एप्लीकेशन डाले थे परमिशन के लिए कि उनको आईटी हार्डवेयर प्रोडक्ट जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर्स जो हैं वो उनको इंपोर्ट करने की परमिशन दी जाए ऑन अ वेरी फर्स्ट डे ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू सिस्टम। अगर आप रेगुलर हैं तो आपको पता होगा इंपोर्ट लाइसेंसिंग पॉलिसी आई है किसमें, लैपटॉप, डेस्कटॉप, कंप्यूटर हार्डवेयर के केस में, और हमने इसको कवर भी किया था। गवर्नमेंट बेसिकली डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को इंप्रूव करने के लिए जो इंपोर्ट थे लैपटॉप, डेस्कटॉप, पीसीज, कंप्यूटर्स का, उनका लैपटॉप को गवर्नमेंट ने रेगुलेट कर दिया था, रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, जिससे कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन को, डोमेस्टिक कैपेसिटी को एनहांस किया जा सके। और उसी के बाद से कई सारी जो यूएस बेस्ड कंपनी थी, फॉरेन कंपनीज थी, उन्होंने गवर्नमेंट को एप्लीकेशन लिखा कि उन्हें परमिट किया जाए। दे वर एक्चुअली सीकिंग द परमिशन फॉर इंपोर्ट ऑफ आईटी हार्डवेयर प्रोडक्ट्स लाइक लैपटॉप एंड कंप्यूटर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू सिस्टम। तो फाइनली 111 एप्लीकेशन दिए गए थे, उसमें से 110 एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिए हैं। तो डेल, एप्पल जैसी कंपनीज के नाम है एचपी इंडिया, आशुस, आईबीएम, सैमसंग, जियोमी, सिस्को, माइक्रोसॉफ्ट, बॉश, रेडिंगटन, इस तरह के बड़े बड़े नाम हैं जिनके एप्लीकेशंस जो हैं वो प्रॉबेबली उनको यहाँ बोल सकते हैं जिनको इंपोर्ट ऑथराइजेशन दे दिया गया है आज की डेट तक। तो केवल एक वेंडर जो हैदराबाद बेस्ड वेंडर है उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो फाइनली इंपोर्ट के लिए इन लोगों को लाइसेंस मिल चुका है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। एवरेज ग्रॉस मंथली जीएसटी मॉप अप प्राइस 11%। जीएसटी कलेक्शन को लेकर के ये न्यूज़ भी हम मिंट में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। एवरेज मंथली जीएसटी कलेक्शन पिछले साल के कंपैरिजन में 11% इंक्रीज हुआ है और क्वार्टर के बेसिस पर भी हमने डिस्कस किया है। तो यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ द प्रीवियस न्यूज़। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। यूपीआई ट्रांजैक्शन वैल्यू हाईएस्ट इन अक्टूबर। तो फेस्टिव सीजन की वजह से जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है उसमें ट्रांजैक्शन अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। अप्रॉक्सीमेटली 17.16 ट्रिलियन का ट्रांजैक्शन हुआ है, जो कि 9% ज़्यादा है सितंबर के मंथ के कंपैरिजन में। तो सितंबर में अप्रॉक्सीमेटली 15.8 ट्रिलियन के ट्रांजैक्शन में था, जो कि इंक्रीज होकर 17.16 तक पहुंच गए। रीज़न सिंपल है कि फेस्टिव सीजन है, डिमांड बढ़ रही है, कंजप्शन बढ़ रहा है, जिससे यूपीआई ट्रांजैक्शन भी बढ़ रहा है और मंथ बाय मंथ इसमें इंक्रीज होता हुआ हमें दिख रहा है। इट इज़ अ गुड फॉर इंडियन इकोनॉमी कि हमें डिजिटल पेमेंट को हम बहुत स्पीडली मैनर में अडॉप्ट कर रहे हैं। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।